अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं नवीद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री विद नवीद चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपको मजीद केमिस्ट्री से रिलेटेड आने वाली वीडियोस जो वो टाइम से मिलती रहें। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट से। तो ज़हन में होना चाहिए कि लिक्विड स्टेट है क्या। मैं पहले तीनों स्टेट्स को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इनको डायग्रामेटिकल वे से आपको बताऊंगा, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए ये आपके पास लेट्स सपोज सॉलिड है, ये लेट्स सपोज लिक्विड है, ये लेट्स सपोज गैस है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब होता ये है कि गैसेस के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट अगर आप कंपेयर करो लिक्विड को, तो लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है एज कंपेयर टू गैस थोड़ा कम हो जाता है, और सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल नहीं होता। अब इस लिहाज से हम इसको डिफाइन करेंगे कि लिक्विड स्टेट होती क्या है। तो लिक्विड स्टेट को डिफाइन करें, लिक्विड स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे कि हैविंग इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन व्हिच intermolecular forces are much stronger than gases. gases से intermolecular forces strong होंगी और liquid से intermolecular forces, solid से intermolecular forces क्या होंगी, weak होंगी। इसको डिफाइन कर दे कि liquid state is a state of matter in which intermolecular forces are much stronger than gases and weaker than solid। बात क्लियर यहां से। क्योंकि अब ऐसा क्यों है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां पे कम होती हैं। इसके मुकाबले में अगर लिक्विड के केस में आ जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है एज कंपेयर टू गैस थोड़ा कम हो जाते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। इससे वीक क्यों होती है, क्योंकि इसके केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है सॉलिड के केस में। तो इसका मतलब है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन गैसेस बट weaker than solid। तो यहाँ से बात क्लियर कि लिक्विड क्या होता है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि इसकी शेप कैसी है, वॉल्यूम कैसा है, एवापोरेशन इसकी प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर इसकी प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, डिफ्यूजन होती है कि नहीं होती है, फ्रीजिंग पॉइंट कैसा है। तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में सबसे पहले प्रॉपर्टीज आ जाती है कि वॉल्यूम और शेप। तो सबसे पहले लिखें यहाँ पे वॉल्यूम और शेप। नंबर वन, वॉल्यूम एंड शेप पे दोनों को साथ लिख रहा हूं, दोनों को साथ हम डिफाइन करेंगे। देखें वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका वॉल्यूम होता है फिक्स, मतलब वॉल्यूम गैसेस के मुकाबले में अगर कंपेयर करेंगे इसका तो वॉल्यूम होता है फिक्स वॉल्यूम होता है। जबकि शेप की बात करो तो वॉल्यूम शेप इसका फिक्स नहीं होता। उसकी वजह क्या, यहाँ से चेक करें, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता तो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता और फिर इसकी फिक्स्ड शेप भी होती, और साथ में फिक्स वॉल्यूम तो है ही, फिक्स शेप भी लाजमी हो जाती। अब चूंकि इसके दरमियान डिस्टेंस है वो ज्यादा है तो इसलिए इसका जो शेप है वो शेप नहीं होगी। ये क्या करेगा, अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर, अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक हो गया कि जिस बर्तन के अंदर आप लिक्विड को डालेंगे तो उसकी ये शेप अडॉप्ट कर लेगा, इसकी अपनी जाती कोई शेप नहीं होगी। वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है। कैसे फिक्स वॉल्यूम है, मिसाल के तौर पे आपने कोई लिक्विड लिया और उसको एक ग्लास के, लेट्स सपोज मैं ग्लास के अंदर पानी ले रहा हूं, वाटर ले लिया। अब ये पानी यहां से मूव नहीं कर सकता, ठीक है। गैसेस के केस में हमने क्या कहा था कि उनका इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि अगर गैसेस के को आप मतलब एक रूम के अंदर स्प्रे करो एक जगह तो वहां से गैसेस मूव करके दूसरी जगह चली जाएगी। तो जबकि इसके केस में ऐसा नहीं है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर किसी बर्तन के अंदर आपने लिक्विड रख दिया तो इसका मतलब वो वहीं पड़ा रहेगा, वहां से मूव नहीं कर सकता।
और दूसरी बात कि शेप किसकी अडॉप्ट करेगा, जिस कंटेनर के अंदर है। अगर वो गिलास के अंदर है तो उसकी शेप अडॉप्ट करेगा, किसी और बर्तन के अंदर है तो वो उसकी शेप अडॉप्ट करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई है वॉल्यूम और शेप। वॉल्यूम क्या होता है इसका जी, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जबकि शेप क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट। ठीक हो गया, वॉल्यूम फिक्स्ड और शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है एवोपोरेशन। एवोपोरेशन क्या होती है, नंबर 2 को यहां पे रिप्रेजेंट करें। एवोपोरेशन, एवोपोरेशन क्या होती है, एवोपोरेशन को हम सिंपली डिफाइन करते हैं द कन्वर्जन ऑफ, लिखे यहां पे, द कन्वर्जन ऑफ liquid state into gaseous state। बात क्लियर यहां से कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स का कन्वर्ट हो जाना गैस फॉर्म के अंदर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि लिक्विड मॉलिक्यूल का कन्वर्ट हो जाना वेपर्स के अंदर, इसको आप क्या बोलोगे, एवापोरेशन बोलोगे। एवापोरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप इसको टेंपरेचर दें, एवापोरेशन हर एक टेंपरेचर के ऊपर एग्जिस्ट कर सकती है। एवापोरेशन काजेस कूलिंग हम कहते होते हैं कि एवापोरेशन काज कूलिंग। ऐसा क्यों होते हैं, अब देखें लिक्विड के मॉलिक्यूल, यहां से देखें, लेट्स सपोज इस कंटेनर के अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, वाटर ही समझ लें, ठीक हो गया। अब इसके मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस सरफेस की तरफ से मूव करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, सरफेस से निकल के ऊपर की तरफ मूव करेंगे। बात करें यहां से कन्वर्ट हो जाएंगे किस फॉर्म के अंदर, गैस फॉर्म के अंदर। अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो मूव करके चले गए ऊपर, तो पीछे बचने वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, लो काइनेटिक एनर्जी। इसी वजह से हम कहते होते हैं कि एवोपोरेशन काजेस कूलिंग, क्योंकि गर्म मॉलिक्यूल जो है, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो मूव करके ऊपर चले गए। एज ए रिजल्ट जो पीछे बचने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेंपरेचर क्या होता है, फॉल कर जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से एवोपोरेशन काजेस कूलिंग। अब एवोपोरेशन के जो है फैक्टर्स हैं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर एवोपोरेशन डिपेंड करती है या किस वजह से एवोपोरेशन होती है, तो उन फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसके फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि एवोपोरेशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है, यहाँ पे लिखे, सबसे पहला फैक्टर होता है जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। फैक्टर, पहला फैक्टर कौन सा है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हो गया। दूसरा फैक्टर इसका क्या है, देखिए जी, दूसरा फैक्टर इसका क्या होगा, टेंपरेचर। टेंपरेचर के साथ इसका क्या रिलेशन होगा। तीसरा इसका फैक्टर जो है वो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वन बाय वन हम इन तीनों को देखते हैं कि इसके साथ इनका एवापोरेशन का क्या रिलेशन है। अब देखें, अगर सरफेस एरिया, दो बातें हो सकती है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है और सरफेस एरिया कम है, ग्रेटर सरफेस एरिया या फिर स्मॉलर सरफेस एरिया, दोनों के ऊपर एवापोरेशन कैसी होगी। अब याद रखना है, सरफेस एरिया का, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एवापोरेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर सरफेस एरिया कम है एवापोरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको यहां से एग्जांपल से समझिए, मिसाल के तौर पे ये ग्लास है और इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब मॉलिक्यूल्स यहां से एवापोरेट करके जाएंगे, ये एवापोरेट करेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक टब है और उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या करके जाएंगे, एवापोरेट करके जाएंगे। बात करें यहाँ से कि जितना सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होगा, एवापोरेशन उतनी ज्यादा होगी, जितना सरफेस एरिया कम होगा एवापोरेशन उतनी ही कम होगी। हम इसको क्या कहते होते हैं, इसको फिर आप बोलो कौन सा रिलेशन, यहाँ पे लिखो डायरेक्ट रिलेशन के, अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो एवापोरेशन ज्यादा हो जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा एवापोरेशन कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर इसका क्या है, टेंपरेचर है। अगर टेंपरेचर को आप ज्यादा कर रहे हो, हाई कर रहे हो टेंपरेचर को, या फिर टेंपरेचर को आप लो कर रहे हो, दो बातें आपके पास आ जाती है।
अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा करोगे, हमने कंडीशन कहा कि एवापोरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप इसको टेम्परेचर दें, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर एवापोरेशन हो सकती है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा कर दें तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा करने से एवापोरेशन इंक्रीजेस और टेम्परेचर को कम करने से एवापोरेशन डिक्रीजेस। बात क्लियर यहां से। अब देखिए अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। उस ज्यादा होने की वजह से वो फिर क्या करेंगे, सरफेस को, लिक्विड की सरफेस को छोड़ के ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ से सरफेस के ऊपर से क्या कर जाएंगे, लीव कर जाएंगे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी एवापोरेशन ज्यादा, जितना कम टेम्परेचर उतनी कम एवापोरेशन, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान है वो उतनी ज्यादा कम होगी। तो एज अ रिजल्ट जो है एवापोरेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी लिखो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो ज्यादा हो रही है, कम कर रहे हो तो कम हो रही है, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। तीसरी बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए दो तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हो सकती हैं, या तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर इसके मुकाबले में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बात की दो तरह की फोर्सेस आ गई, या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। अगर स्ट्रांग होगी, लेट्स सपोज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो एवापोरेशन क्या होगी, कम होगी। यहां पे लिखो लो एवापोरेशन या स्मॉल लिख लो, स्मॉलर एवापोरेशन, ठीक है। उर्दू में भी लिख लो यहाँ पे कम एवापोरेशन होगी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, ये अगर यहाँ पे नजर ना तो इसको ऊपर लिख लेंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो वीक के केस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो एवापोरेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा, ग्रेटर एवापोरेशन। इसको ऊपर डिस्कस करते हैं ताकि सही नजर भी आए। अब यहाँ पे सही नजर आएगा आप लोगों को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे थे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने कहा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रांग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे यहाँ से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग है तो एवापोरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, कमजोर है, तो उसमें केस में क्या हो जाएगा, एवापोरेशन ज्यादा हो जाएगी। किस तरह, एग्जांपल लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन केस ऑफ वाटर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन केस ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर के केस में ज्यादा होती है तो इसका एवापोरेशन रेट कम होगा एज कंपेयर टू, कंपेयर करेंगे इसके साथ एसीटोन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। पेट्रोल होता है, पेट्रोल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है। पेट्रोल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से इसकी एवापोरेशन ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। अगर इन दो को आप कंपेयर कर रहे हो तो वाटर का एवापोरेशन रेट जो है वो कम होगा। किस वजह से, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि इसके केस में ऐसा नहीं है, इसके केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं जिसकी वजह से इसका एवापोरेशन का रेट जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। बात क्लियर यहां से। ये इसके आगे फैक्टर सरफेस एरिया लिख रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन विद एवापोरेशन, ठीक है। टेम्परेचर का भी क्या कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर ज्यादा करो एवापोरेशन ज्यादा, टेम्परेचर कम करो एवापोरेशन कम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रिलेशन कैसा है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो एवापोरेशन क्या है, कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो एवापोरेशन क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे कौन सा रिलेशन आ जाता है, इनवर्स रिलेशन आ जाता है। एक चीज को ज्यादा करो दूसरी कम हो जाती है, एक चीज को कम करो दूसरी ज्यादा हो जाएगी। ये आ गई एवापोरेशन और उसके फैक्टर्स जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है।
नेक्स्ट लिक्विड की प्रॉपर्टी आ जाती है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर होता है क्या, अब नाम से जाहिर है कि ऐसा प्रेशर जो वेपर्स लगाएंगे। अब आपने बात की एवोपरेशन की केस में कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल एवोपरेट करेंगे, किस वजह से एवोपरेट करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों के दरमियान क्या होती है, लेट्स सपोज ये था। और ये हमेशा वेपर प्रेशर आपको क्लोज कंटेनर के अंदर पता चलेगा, ओपन कंटेनर के अंदर इसको आप ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, ना ये होता है वहां पे या उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लोज कंटेनर एक ले ले आपके पास, ये लेट्स सपोज क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, ठीक हो गया। इसके अंदर कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है। वेपर प्रेशर क्या होता है, ऐसा प्रेशर, द प्रेशर, यहां पे लिखिए इसको, द प्रेशर exerted by vapor on the surface of लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर जो आके प्रेशर लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। इसको एग्जांपल से भी डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई थी वो मॉलिक्यूल्स मूव करके जाएंगे ऊपर की तरफ। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो मूव करेंगे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे जैसे देखें मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करके जा रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हो आप लोग, एवापोरेशन। एवापोरेशन के मॉलिक्यूल्स वेपर्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब जो ही ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ पहुंचेंगे स्पेस के अंदर इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ये यहाँ पे कंडेंस हो गए, ठंडे हो गए, दोबारा लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए, नीचे प्रेशर लगाएंगे किसके ऊपर, सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर। अब सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर ये प्रेशर लगाएंगे, उसको क्या बोलते होते हैं, वेपर प्रेशर। के लिक्विड के मॉलिक्यूल पहले एवापोरेट करके जाएंगे, उस प्रोसेस को बोलते हो आप एवापोरेशन। और उन्हीं लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का कम हो जाना फिर क्या कराएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वाला प्रोसेस के लिक्विड के मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हुई है, लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुए, दोबारा आगे फोर्स एक्सर्ट किए किसके ऊपर, सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर, और इस तरह वेपर प्रेशर काज किए। अब देखिए यहां से ऐसे प्रेशर जो एक्सर्ट किया वेपर से लिक्विड के ऊपर उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर के फैक्टर्स कौन कौन से, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसके फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वन बाय वन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर इसका क्या आ जाता है, वेपर प्रेशर का पहला फैक्टर जो होता है कि नेचर ऑफ लिक्विड कैसी है, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पहला फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर इसका आ गया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, और किस तरह, अगर फोर्सेस ज्यादा है तो क्या होगा, कम होगा तो फिर क्या होगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। अब पहली बात के ऊपर लोग देखें, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड दो तरह की हो सकती है, या तो लिक्विड पोलर होगा या फिर लिक्विड नॉन पोलर होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखो, या तो पोलर होगा या फिर कौन सा होगा, नॉन पोलर। अब पोलर के केस में हमने डिस्कस कर दिया पहले के लेक्चर्स के अंदर कि पोलर्स के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि चार्जेस क्रिएट होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके केस में कौन सी होगी, ज्यादा होगी, इसके केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो अब यहां से अंदाजा लगाएं कि जिसके केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी क्या उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। अब देखिए अगर मॉलिक्यूल पोलर है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखो वाटर मॉलिक्यूल, और अगर मॉलिक्यूल पोलर नहीं है यहाँ पे लिखो एसीटोन लिख लो, ठीक है, पेट्रोल भी आप इस पे ले सकते हो। अब वाटर के गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो एवोपरेट जल्दी करेंगे या आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अब देखिए यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से आहिस्ता मूव करेंगे, कम मूव करेंगे, इसकी वजह से कौन सा कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कम प्रेशर। यहाँ पे लिखो लो वेपर प्रेशर। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान नेचर ऑफ लिक्विड चेक करो, अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा तो इसका मतलब क्या है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रांग है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से उसकी एवोपरेशन कम होगी, एज अ रिजल्ट वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके अपोजिट बात करो,
अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, मिसाल के तौर पे एसीटोन, पेट्रोल वगैरह, तो इसके गैस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, जिसकी वजह से एवोपरेशन रेट ज्यादा होगा और एज अ रिजल्ट जो वेपर का प्रेशर है वो नॉन पोलर के गैस पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग है, अभी बात कर ली, यहाँ पे भी वही हो जाएगा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग है तो फिर क्या होगा, वीक है तो फिर क्या होगा। अब अंदाजा लगा यहाँ से, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एवोपरेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एवोपरेशन रेट कम होने की वजह से वेपर का जो प्रेशर है वो कितना होगा, कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अगर वीक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके केस में नॉन पोलर केस में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, हाई वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, जिस मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी वहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, लो वेपर प्रेशर, ठीक हो गया। और जहां पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वहां पे एवापोरेशन जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। एज ए रिजल्ट जो है वेपर प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर को किस तरह अफेक्ट करता है इसको देख ले। अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉल है, एक केस आ गया। अगर मॉलिक्यूल का साइज क्या है, लार्ज है, तो इस केस में क्या होगा। अब आप अंदाजा लगाएंगे यहाँ से कि अगर मॉलिक्यूल का साइज जो है वो स्मॉल है, स्मॉल होने की वजह से वो क्या करेगा, जल्दी एवापोरेट कर जाएगा, वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जिसके केस में मॉलिक्यूल का साइज है कि यहाँ पे इतना मॉलिक्यूल का साइज है और एक मॉलिक्यूल का साइज ये, लेट्स सपोज, ठीक है। अब आपके ख्याल से कौन सा मॉलिक्यूल जल्दी ऊपर की तरफ उठ सकता है, तो जिसका मास कम होगा, जिसका ये देखिए साइज कम होगा, वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट करेगा, जल्दी उठ जाएगा। और जिसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, वो आहिस्ता उठेगा। मिसाल के तौर पे एक पत्थर की मिसाल ले लें। पत्थर और जर्रात, छोटे छोटे जर्रात जो है वो एयर के अंदर घूमते रहते हैं, क्यों, उनका साइज है, जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इसी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं। जबकि एक पत्थर जो है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, मास भी क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, ऊपर मूव कर सकते हैं, नहीं, ऊपर मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी आ जाए, जिन मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होगा उनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर। और जिन मॉलिक्यूल्स का जो साइज है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा, उस केस पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लें पेंटेन की और एग्जांपल ले लें डीकेन की। अब ये क्या होता है, पेंटेन के केस में जो है पेंटेन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, ठीक है, और डीकेन के अंदर कितने कार्बन हो जाएंगे, 10 कार्बन हो जाएंगे। साइज थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, इस डीकेन का साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसका साइज ऑफ मॉलिक्यूल कम है, तो इसके केस पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, इसके केस में ज्यादा हो जाएगा। ये वेपर प्रेशर के फैक्टर्स से, इनके ऊपर हमने बात की। नेक्स्ट ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, पार्ट 2 में हम इसके फर्दर जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, डाइफ्यूजन है, अच्छा, इसके अलावा डेंसिटी के ऊपर बात करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछे कमेंट सेक्शन के अंदर। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 जो है वो भी इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।